यूपी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच करेगी। जमीयत ने कोर्ट से मांग की है कि वो यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने के निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये कार्रवाई हो रही है। साथ ही बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग जमीयत की तरफ से की गई है। आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है। जमीयत की याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री, एडीजी और कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर बयान दिए। इससे साफ है कि जानबूझकर एक पक्ष को निशाना बनाया गया है। ये तमाम बातें इस याचिका में कही गई है और उचित कार्रवाई के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए जाए, ये मांग की गई है। तो यूपी में चल रहे बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिस पर आज सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच करने जा रही है। जमीयत ने कोर्ट से मांग की है कि यूपी सरकार जिस तरह से बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये अनुचित है। इस पूरी प्रक्रिया में न्याय नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप है न तो किसी तरह की न्यायिक प्रक्रिया से वे गुजर रहे हैं, न ही ये कोर्ट का आदेश है, जबकि आदेश सिर्फ न्यायालय की तरफ से ही ऐसी कार्रवाइयों में माना जाना चाहिए। ऐसे में इसे रोकने की मांग याचिका में की गई है। बुलडोजर पर सुप्रीम सुनवाई आज होने जा रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई होगी। दंगे के आरोपियों पर जो एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ ये मांग की गई है। तो अब आप जान लीजिए कि इस पूरे याचिका में क्या कुछ कहा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होने जा रही है, जहां दंगे के आरोपियों पर चल रहे एक्शन पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में पुरजोर तरीके से उठाई गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की है ये याचिका कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच इस पूरे मामले में आज सुनवाई करेगी। 12 जून को जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला था। कानपुर और सहारनपुर में भी बुलडोजर चल चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहांगीरपुरी में रोक लगाई थी, आपको याद होगा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी जब बुलडोजर चला था तो तुरंत कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, स्टे डाल दिया था, जिसके बाद कार्रवाई रुक गई थी। और ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद अब यहां भी की जा रही है, कानपुर में की जा रही है। कानपुर और सहारनपुर में इससे पहले बुलडोजर चल चुका है और अब जमीयत उलेमाए हिंद ने ये सुनवाई की मांग की है कोर्ट में और कहा है कि ऐसा ही आदेश इन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पारित किया जाना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं जिनके आदेश पर ये बुलडोजर चल रहा है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही ये भी जिक्र किया गया है कि इसमें जो पहले बयान आए हैं इससे साफ है कि ये पूरी एक रणनीति थी। चलिए ज्यादा जानकारी हम अपने संवाददाता अविनाश तिवारी से लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बताएं कि कितनी महत्वपूर्ण आज ये सुनवाई होने जा रही है, कितने बजे शुरू होगी? देखिए, अगर बात करें तो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये अवकाशकालीन बेंच बैठेगी और 11 नंबर लिस्टेड है इस मामले को लेकर के। तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में ये सुनवाई होगी, जहां पे अगर बात करें तो जमीयत उलेमाए हिंद ने अपनी जो याचिका लगाई है उसमें साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो लगातार बुलडोजर चला रही है वो पूरी तरीके से अवैध है और एक धर्म विशेष के खिलाफ ही ये बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये पूरी तरीके से खतरनाक स्थिति को पैदा करता है। इस तरीके से उसने अपनी याचिका में जिक्र किया है, जिसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच इस मामले को सुनने के लिए तैयार हुई है और तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में इस मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। जहां पे अगर बात करें तो जमीयत अपनी ओर से तमाम से दलीलें रखेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से गलत है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को भी जवाब रखना होगा अपना सुप्रीम कोर्ट में कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, लगातार लोगों के घर गिरा रही है, वो किस तरीके से जायज है, किस तरीके से वो वैध है। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब देना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलील दी जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या डायरेक्शन आता है, क्योंकि पहले भी अतीत में इस तरीके की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लग चुकी है, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो कानून सम्मत है वो राज्य सरकार अपने अनुसार कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ था लगभग ऐसा ही मामला था, तो क्या उसे आधार बनाकर इस मामले में उसी तरह के न्याय की जो लोग कहते हैं, क्या ऐसी मांग की जा सकती है? उसे ही आधार बनाया गया है जहांगीरपुरी के मामले को?
तो देखिए, जब जहांगीरपुरी में मामला हुआ था उस वक्त भी उत्तर प्रदेश सरकार जो बुलडोजर चला रही थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी गई थी, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हम तमाम सारे राज्यों में जो सरकारें कर रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर्टिकुलर जहांगीरपुरी केस को सुनेंगे और राज्य सरकार स्वतंत्र है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए। इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। लेकिन आज अगर बात करें तो पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के मैटर को लगाया गया है, जहां पे अगर बात करें तो दलील रखी जाएगी, जहांगीरपुरी का भी जिक्र जरूर किया जाएगा दलीलों में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो अतीत में भी कार्रवाई हुई, जो ना हालांकि अभी तत्कालिक तौर पर जो चाहे प्रयागराज में देखने को मिला हो, चाहे कानपुर में देखने को मिला, उन तमाम सारी बातों का तो जिक्र किया ही जाएगा, लेकिन अतीत में भी जो तमाम सारी कार्रवाई हुई है उनका भी जिक्र किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रखा जाएगा कि किस तरीके से ये तमाम सारी कार्रवाई अवैध रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपनी ओर से बताना होगा कि उनका इस तरीके से बुलडोजर चलाना कितना वैध है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ डायरेक्शन दे सकता है। चलिए, तो इंतजार रहेगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कहा जाता है, क्योंकि भविष्य की दिशा भी तय आज करेगा ये जो पूरी कोर्ट उसमें सुनवाई होगी और जो उनका आदेश होगा। अविनाश, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल के लिए। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज हिंसा की, जहां पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अब तक हिंसा में जहां 59 आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए जा चुके हैं, जिन्होंने 10 जून को अटाला इलाके में नमाज के बाद पत्थरबाजी को अंजाम दिया था। सबसे पहले पोस्टर अटाला इलाके में ही चस्पा किए गए थे। पुलिस की तरफ से पोस्टर चस्पा करने के साथ ही 3 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए, जिन पर उपद्रवियों के बारे में जानकारी देने वालों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की अगुवाई में 5 अफसरों की हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है, जो आरोपियों की पहचान करने के बाद गिरफ्तारी का अप्रूवल देगी। तो आप देखिए कि किस तरह से पुलिस एक तय तरीके से इस मामले में जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी तक ये जो 59 पोस्टर में उपद्रवियों के नाम और चेहरे हैं, इनसे जुड़ी कोई बहुत बड़ी खबर अपडेट यहां लोगों के माध्यम से नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन से ले लेते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, बताएं कि ये जो नाम और चेहरे लगाए गए थे, इन पर क्या अपडेट है? कितने लोगों की अभी तक पहचान या जानकारी मिल पाई है आम लोगों के माध्यम से? देखिए, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें तमाम लोग नामजद हुए थे और 92 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर तमाम ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए थे जो हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था, लेकिन पुलिस को उनके बारे में कोई पहचान नहीं मिल सकी थी। तो उसी वीडियो फुटेज और तस्वीरों के आधार पर तमाम लोगों की तस्वीरें, तमाम लोगों के चेहरे सामने लाए गए हैं। उनका कोलाज तैयार किया गया है, पोस्टर लगाया गया है और उन पोस्टरों को शहर में जगह जगह चस्पा किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है उसी हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में, जहां सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था। और आप देखिए कि यहां तकरीबन 9 से 10 उपद्रवियों की तस्वीर जो है, वो पोस्टर जो है वो यहां पर लगाया गया है। और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं, पोस्टर के ठीक नीचे ये हिंसा की निशानी है, किस तरीके से इस कार को जो है वो चकनाचूर कर दिया गया था उपद्रवियों के जरिए। और ये जो पोस्टर लगा हुआ है, इस पे 3 मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें इन चेहरों के बारे में जो भी जानकारी देगा उसका नाम, पता व मोबाइल नंबर गुप्त रखा जाएगा। तो शहर में जगह जगह इसी तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि आज 7वां दिन है और 7वें दिन पूरी तरीके से शांति है। पिछले शुक्रवार के बाद से अब तक कहीं किसी तरीके की हिंसा, विरोध या हंगामे की कोई खबर नहीं है। जो अटाला या आसपास के इलाके हैं पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। जगह जगह इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पीएसी को भी लगाया गया है। हालांकि वाहनों का आवागमन जो है वो अब शुरू कर दिया गया है, रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन हालात जो है वो अभी सामान्य धीरे धीरे कर हो रहे हैं। जो प्रशासन है, जो सरकारी अमला है, उसका पूरा फोकस अब कल होने वाली जुमा की नमाज को लेकर के है। तमाम धर्मगुरुओं से अपील कराई गई है, तमाम धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी की गई है और उनसे अपेक्षा ये की गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हों, लोगों को इस बात के लिए ताकीद करें कि वो बेवजह घर से ना निकलें, नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों या काम पर वापस लौटें। तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कल होने वाली जुमा की नमाज है और शांति व्यवस्था कायम रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, पिछले बार के जुमे की जैसी स्थिति ना हो, इसके लिए खास तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है और अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कतई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है मोइन, आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा और तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पुलिस
कितनी सतर्क है, जहां कल जुमे की नमाज के लिए खास तैयारियां की गई हैं कि किसी तरह से स्थिति न बिगड़ने पाए और पहले से ही तमाम जगहों पर नजर बनाए रखी गई है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की पत्नी और बेटी की अवैध पुलिस हिरासत मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। महिला आयोग ने कहा है कि महिला के सम्मान और निजता की रक्षा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(4) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सूर्यास्त के बाद यानी कि सनसेट के बाद किसी भी महिला को ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और ना ही थाने लाया जाएगा। लेकिन ऐसी कार्रवाई हुई जिस पर अब सवाल महिला आयोग की तरफ से उठाए गए हैं और एक पत्र लिखकर जवाब भी मांगा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद की पत्नी और बेटी के अवैध पुलिस हिरासत मामले में ये संज्ञान लिया है और इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इससे जुड़ा अब जवाब मांगा है। महिला आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि महिला के सम्मान और निजता की रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन किया गया है और इस पर अब पुलिस उन्हें जवाब दे। बढ़ेंगे आगे, खबर कानपुर से, जहां हयात हाशमी की बिल्डिंग पर अब कार्रवाई की तलवार लटकी है। दरअसल काका देव स्थित हॉस्टल पर केडीए ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बिल्डिंग के संबंध में 30 जून तक अब जवाब मांगा गया है। केडीए ने हयात की सौतेली मां सईदा जफर को ये नोटिस जारी किया है। बिना नक्शा पास कराए हॉस्टल बनाया गया था, जिस बाबत ये नोटिस भेजा गया है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात हाशमी और अब हयात हाशमी की मां को ये नोटिस भेजा गया है। केडीए ने हयात की सौतेली मां सईदा जफर को नोटिस भेजा है, जहां बिल्डिंग के संबंध में 30 जून तक जवाब मांगा गया है। काका देव स्थित हॉस्टल पर केडीए का ये नोटिस चस्पा हुआ है, जहां बिना नक्शा पास कराए ये बिल्डिंग बनाई गई थी और अब इस पर जवाब मांगा गया है और इसकी मियाद है 30 जून, यानी 30 जून तक इस पर संबंधित जवाब देना होगा और अगर जवाब नहीं मिलता या फिर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो इस पर आगे कार्रवाई होगी। तो उस वक्त की बड़ी खबर, जहां हयात हाशमी की बिल्डिंग पर अब तलवार लटकी है कार्रवाई की। इससे पहले हयात हाशमी का घर भी गिराया गया था, जिस पर ये आरोप लगे कि ये उसकी पत्नी का आवास था, उसका घर था, जिसे जमींदोज कर दिया गया। उधर बुलंदशहर से भी खबर मिल रही है। मामन रोड पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की सूचना है। 20,000 रुपए का इनामी बदमाश नासिर गोली लगने से घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, घायल हालत में नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा अपराधी फरार है। नासिर के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। नासिर पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ में ये बदमाश घायल हुआ है। बढ़ते हैं आगे, यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे तकरीबन 50 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही इन छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। 1 या 2 दिन में यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा। सीएम योगी ने समय से रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक में कहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों को अपनी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा है, उसका इंतजार है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम समय से जारी करें। इसी पूर्व सूचना, इसकी संबंधित सूचना को अभिभावकों और परीक्षार्थियों को जरूर दिया जाए, ये सीएम योगी का आदेश है। जिसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार खत्म होगा। जल्द ही उनका रिजल्ट आने वाला है और देखना होगा कि क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। पिछली बार जहां लड़कियों ने बाजी मारी थी, काफी संख्या में छात्र पहले के मुकाबले उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे, और इस बार भी जब ये रिजल्ट आएगा तो इंतजार रहेगा कि कौन टॉपर होगा, कौन पूरे प्रदेश में बाजी मारता है। तो बोर्ड की परीक्षाओं का इंतजार, इसके परिणामों का अब छात्र और उनके अभिभावक दोनों ही कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल का मामला, जिसमें जिला कोर्ट ने 7 और पत्थरबाजों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। गंभीर प्रकृति के अपराध के कारण कोर्ट ने नहीं दी है जमानत। अब तक 21 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इन आरोपियों के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल मामले में 7 और पत्थरबाजों की जमानत अर्जी जिला कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है।
बता दें कि गंभीर प्रकृति के अपराध होने की वजह से कोर्ट ने इन्हें जमानत नहीं दी है और अब तक 21 आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट के द्वारा खारिज की जा चुकी है। इन आरोपियों के खिलाफ करेली थाने में मुकदमा दर्ज है। इनके द्वारा जहां जमानत अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है कि जो इन पर आरोप लगे हैं ये गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिस वजह से कोर्ट अभी इन्हें जमानत नहीं दे सकती है। इस मामले में पुलिस की ओर से छानबीन की जा रही है और ऐसे में इनका जमानत पर बाहर निकलना केस को जहां नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसे में पुलिस के द्वारा पूछताछ करनी अभी जरूरी है। इस वजह से इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। और कानपुर से एक और बड़ी खबर दे दें। हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने यहां सप्लाई किए थे हथियार, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है बाबर। कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से आया है बाबर। विदेशी हथियारों की तस्करी में बाबर पूर्व में गया था जेल। पहले ये विदेशी हथियारों की तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। एसआईटी की जांच में कई अहम सबूत मिलने की जानकारी मिली है। ये बड़ी खबर कानपुर से। हिंसा फैलाने के लिए बाबर ने हथियारों की सप्लाई की थी। ये एक कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा है जिसका नाम बाबर है। ये कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया है और विदेशी हथियारों की तस्करी में इस व्यक्ति का पहले ये इस मामले में जेल जा चुका है। एसआईटी की जांच में ये सामने आया है कि कई अहम सबूत इससे संबंधित मिले हैं और अब आगे इस पर कार्रवाई होगी। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा फैली उसमें बाबर का नाम सामने आया है और इस पर आरोप है कि इसने हथियारों की सप्लाई की है। कुख्यात अपराधी रईस बनारसी का भांजा बताया जा रहा है बाबर नाम का ये व्यक्ति, जो कि कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आया है और ये जेल क्यों गया था ये भी जान लीजिए। विदेशी हथियारों की तस्करी करने का आरोप इस पर था जिस बाबत ये जेल गया था। एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें कई अहम सबूत अब इस बाबर नाम के व्यक्ति के से जुड़े हुए मिले हैं और अब जल्द ही इस मामले में पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। हिंसा फैलाने के लिए बाबर का नाम अब सामने आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।